हम लोग को फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग देख लिए थे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में क्या हम लोग देख लिए थे? फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति का एक क्लास हम लोग देखे थे जिसमें फ्रांस के बारे में देखे थे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग देखे थे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग क्या देखे थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग देखे थे कि फ्रांस एक देश है। फ्रांस एक देश है और इस देश में एक क्रांति होती है। देश में एक क्रांति होती है और जो फ्रांस की क्रांति होती है, तो हम बताए थे आपको कि ये फ्रांस जो है हमारा, ये यूरोप महादेश में है। अभी का डेट में अगर देखिएगा तो यूरोप का एक देश है, यूरोप का, और ये फ्रांस एक जगह है। और क्रांति शब्द हम बताए थे कि क्रांति में क्या क्या हम बताए थे, तो 3 शब्द बताए थे। एक शब्द बताए थे विद्रोह, एक शब्द बताए थे स्वतंत्रता संग्राम, और एक शब्द बताए थे क्या? विद्रोह, एक शब्द यही क्रांति। अब आप सिंपल चीज समझिए कि हम क्या बताए थे कि इस विद्रोह में हम बताए थे कि विद्रोह का मतलब कि प्लान में भी नहीं होगा। ये जब भी विद्रोह होगा ये प्लान में भी नहीं होगा, बिना प्लान का होगा। प्लान नहीं, यानी इसमें कोई मीटिंग तीटिंग नहीं कि कोई, अब जैसे 1857 का विद्रोह हम लोग देखे थे, या मुंडा विद्रोह या संथाल विद्रोह, तो इस विद्रोह में कभी वीर कुंवर सिंह या अन्य लोग बैठ के कभी मीटिंग किया था विद्रोह करने से पहले? तो नहीं, ये विद्रोह हो गया यानी बिना प्लान। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ अगर हम क्रांति लिखे हैं तो ये विद्रोह, रीजन कि ये विद्रोह आपका यहाँ नहीं है, यानी ये प्लान बेस में नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि फ्रांस किसी देश का गुलाम नहीं है, फ्रांस पर किसी देश का अधीनता है तो नहीं। वो लोग आपस में ही, हम बताए थे कि लोग समानता चाह रहा है, वहां का लोग स्टेट में विभाजित थे। तो ये हो गया। और क्रांति, तो स्वतंत्रता में क्या हुआ? तो ये प्लान में हो, इसमें प्लान होगा और धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होने के बाद, बड़ा तो नहीं लेकिन कुछ बदलाव होगा। लेकिन अगर क्रांति की अगर बात करिएगा तो इसमें तो प्लान तो है ये है, लेकिन ये तीव्र परिवर्तन है। प्लान तो है ये है हमारा, लेकिन ये तीव्र परिवर्तन चाहते हैं। अब आइए थोड़ा सा हमारे साथ समझिए, ये सब चीजें हम आपको पिछला क्लास में ही बता दिए थे, और एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तो रिकॉल कर लीजिए। देखिए, हम बताए थे कि उस समय अधिकतर देशों में राजतंत्र चलते थे, राजतंत्र। फिर ये आगे हम लोग देखे थे निरंकुश राजतंत्र, फिर हम लोग देखे थे संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, फिर हम लोग देखे थे गणतंत्र। तो जब संवैधानिक राजतंत्र हम लोग देखे थे, तो संवैधानिक राजतंत्र में हम लोग क्या देखे थे? तो संवैधानिक राजतंत्र हो गया यानी राजतंत्र। यहां भी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? तो राजा का बेटा ही राजा है। बात ध्यान रखिएगा, यहां भी हम बताए थे कि राजा का बेटा, यहां भी हम बताए थे राजा का बेटा, और यहां भी बताए थे कि राजा का बेटा, यानी कि जो रानी के कोख से होगा वही राजा होगा। गणतंत्र में यहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होंगे, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होंगे। अब बात समझिएगा थोड़ा सा हमारा, यहां तो हम लोग समझ रहे थे, ये हम लोग समझ गए थे। वहां पर और क्या था? तो वहां कई स्टेट में लोग विभाजित थे। जैसे एक प्रथम स्टेट थे,
जैसे वहां पर प्रथम स्टेट भी थे और द्वितीय भी थे और तृतीय भी थे। प्रथम स्टेट में कौन थे? तो पादरी, जो चर्च से संबंधित थे, पादरी। और द्वितीय में कौन थे? तो इसमें कुलीन वर्ग के लोग थे, अर्थात सामंत जो लोग इसमें थे। तृतीय में तो ये दोनों आदमी के छोड़ के जितना आदमी दिख रहा है, मास्टर, मजदूर, किसान, ये सब लोग तृतीय में थे। लेकिन तृतीय में भी तीन स्टेट यहाँ भी होता थे, कुछ उसमें भी कुछ ऊंच में रहते थे, कुछ निम्न में, कुछ एकदम मध्य में रहते थे। तो यू अलग की सेक्टर, ये हम आपको बता चुके थे। इस बताने के बाद देखिएगा कि इसमें लुई, एक लुई जो था, हम बताए थे कि लुई नाम नहीं है, लुई राजाओं का टाइटिल है। फिर वहां का राजघराव जो राजा, उनका नाम कुछ और है, लेकिन आने के बाद उनको लुई कहा जाता था कि जी ये लुई 14वां है, या लुई 15वां है, या लुई 16वां है। बात ध्यान रखिएगा, लुई लुई इन लोग का नाम का टाइटिल है। लुई क्या है? तो लुई इन लोग के नाम का टाइटिल है। और लुई का जब बात होगा यहाँ, तो देखिए यही हुआ, जो लुई 14वें थे, इन्हीं के समय राजतंत्र था। लेकिन राजतंत्र तो था, लेकिन निरंकुशता इस कदर से हम बताए थे कि निरंकुश राजतंत्र था। ये निरंकुश राजतंत्र थे। तो निरंकुश राजतंत्र था, यही ना कहते थे कि मैं ही राज्य हूं और मेरी हर बात कानून है, मैं ही राज्य हूं और मेरी हर बात कानून है। अब आइए थोड़ा सा देखिए, जब इतना हम लोग देखे थे, तो लुई 14वां के बाद आए थे लुई 15वां। लुई 15वें के समय इन्हीं के समय एक युद्ध होता है। देखिएगा थोड़ा सा पीछे का रिकॉल कर लीजिए। फ्रांस की क्रांति इतना आसान नहीं है, वो तो हमको आप लोग को इतना आसान शब्दों में लेके पढ़ा रहे हैं कि समझ में आ रही, नहीं तो फिर फ्रांसीसी क्रांति इसमें नहीं है, ये तो नींद आने लगेगा कुछ देर का, किताब खोलिएगा एनसीईआरटी का। तो देखिए, तो लुई 14वां तो था ही, अब लुई 15वां के बारे में समझिए। इसी के समय जैसे यहां मान लीजिए कि ये अमेरिका था, ये अमेरिका के कुछ हिस्सों पे इंग्लैंड का अधिकार था, समझिएगा। और इसके कुछ हिस्सा पर इंग्लैंड और फ्रांस दोनों पड़ोसियां हैं, और कुछ कनाडा के सेक्टर के पास कुछ फ्रांस का अधिकार था, समझ गए। तो फ्रांस का जब अधिकार था, तो इस सोचा इंग्लैंड की थोड़ा हमारा प्रभाव और बढ़ जाए। कहाँ? था अमेरिका में। पूरा अमेरिका पर अधिकार किसी का नहीं है, नहीं इसका नहीं इसका, इसका कुछ कनाडा का सेक्टर होते हुए कुछ अधिकार है फ्रांस का, और कुछ अधिकार है इधर इंग्लैंड का। तो जब कुछ अधिकार इंग्लैंड का है, तो ये सोच रहा है कि हमारा भी कुछ अधिकार बढ़े, हमारा भी कुछ अधिकार यहाँ बढ़े। ये सोच रहा है कि हमारा अधिकार बढ़े। तो हमारा अधिकार बढ़े, हमारा अधिकार बढ़े, तो इसके लिए ये दोनों लड़ गया, इसके लिए ये दोनों लड़ गया। लेकिन जीता इसमें इंग्लैंड, इंग्लैंड जीत गया। तो जब इंग्लैंड जीत गया, तो अब लुई 15वां भी हो गया। तो अब आए लुई 16वां। लुई 16वां बोला कि ये लुई 15वां का बेटा नहीं है, ये लुई 16वां का पोता है, लुई 15वां का पोता है लुई 16वां। तो अब जब लुई 16वां जैसे ही आया, बोला कि जी हमारा दादाजी उधर लड़े हुए थे, हमारा दादाजी उधर लड़े हुए थे, लेकिन हमारे दादाजी युद्ध हार गए थे। दादाजी कब हारे? लुई 15वां। लुई 15वां का बेटा है लुई 16वां। ये कभी नहीं समझिएगा, जैसे वंशानुगत पद आ रही है, तो आप एक कभी नहीं समझिए कि लुई 15वां का जो बेटा है वो लुई 16वां है। ये लुई 15वां का पोता है। कौन? तो लुई 16वां। अब जब लुई 16वां, तो इसके
दादाजी तो यहाँ लड़िए गए थे। कहाँ? तो इंग्लैंड में का जो उपनिवेश था अमेरिका में, पूरे अमेरिका पर अधिकार नहीं था इंग्लैंड का, सिर्फ 13 उपनिवेश पर था। ध्यान रखिएगा, 13 उपनिवेश। और इसका जो कनाडा का सेक्टर है यहाँ पर ऊपरी अमेरिका के पास, वहां पर अधिकार था फ्रांस का, वहां पर था फ्रांस का, और यहां पर था इंग्लैंड का। तो ये इंग्लैंड सोचा कि थोड़ा हमारा अधिकार बढ़ जाए, ये सोचा कि हमारा अधिकार अमेरिका में बढ़े। तो अमेरिका में अधिकार बढ़ाने के लिए ये दोनों टकरा गया। कौन? फ्रांस और इंग्लैंड। तो जब फ्रांस और इंग्लैंड टकरा गया तो इसमें जीता कौन? तो इसमें इंग्लैंड जीता। लेकिन जब लुईस 16वां आया, लुईस 16वां ये बोला कि नहीं, पहले हमारा दादाजी युद्ध लड़े थे और वहां हारे हुए, जबकि हारबो किया, फ्रांस हारबो किया, और उल्टा 2 अरब लिब्रे के कर्ज में भी गया। और लिब्रे वहां की मुद्रा है, जैसे आपका यहाँ रुपया है वैसे वहां के लोगों का उस समय मुद्रा लिब्रे हुआ करता था। तो जब हुआ 2 अरब का लिब्रे, एक तो हारा, अलग हारा, और कर्ज में भी चला गया। अब लुईस 16वां जब देखा तो पहले ही आदेश दिया, तो इस बार डायरेक्ट नहीं गया। ऐसे लुईस 16वां है, ये डायरेक्ट एंट्री नहीं लिया, ये अमेरिका के लोगों को चार्ज किया कि अरे स्वतंत्र होइए, कितना दिन किसी के पीछे रहिएगा। तो यहाँ का लोग डर रहा है कि जी सेना, ये बोला कि जे हम है ना हैं, तब तो यहाँ का आदमी भी फार्म धलिया। जब फार्म धलिया तो यही फ्रांस से जो सेना लेके गए, ये लफायते के नेतृत्व में सेना गया। ध्यान रखिएगा, एकदम बेसिक बेसिक बता रहे हैं, लफायते के नेतृत्व में सेना गया। लेकिन तब इंग्लैंड से भी तक कोई सेना लेके आएगा, तो इंग्लैंड से सेना लेके आए कार्नवालिस। जब कार्नवालिस और लफायते दोनों लड़ गए, लेकिन रिजल्ट इस बार उल्टा हो गया। उस समय जीता कौन था? इंग्लैंड और फ्रांस जो उस समय लड़ा था उसमें इंग्लैंड जीता। लगभग 7 साल तक युद्ध चला था, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कुछ लोग कहते हैं। इसमें लेकिन यहां पर जब कार्नवालिस और लफायते लड़ा, लफायते नेतृत्व किया फ्रांस का और कार्नवालिस नेतृत्व किया इंग्लैंड का। लेकिन यहां पर जीता कौन? तो यहां पर जीत गया आपको कौन? तो यहां पर फ्रांस। फ्रांस तो जीत गया, लेकिन जो कर्जवा 2 अरब लिब्रे का देख रहे हैं, ये कर्जवा सीधे पहुंच गया 10 अरब लिब्रे। समझिएगा, ये 10 अरब लिब्रे पर पहुंच गया। बस पीछे का क्लास को खाली रिवीजन कर रहे हैं 2 मिनट। जो ये 2 अरब का लिब्रे था उस समय हारा हुआ था, लेकिन जीता कार्नवालिस, और आपको लफायते के नेतृत्व में जो लड़ाई हुआ उसमें फ्रांस जीता। लेकिन ये 2 अरबवा 10 अरब पहुंच गया। मन में सवाल होगा कि सर ये कर्जवा आखिर देख कौन रहा है? तो वहां का लोग, जो पादरी हम बताए थे कि जो बड़े बड़े पादरी और कुलीन, जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे, वही लोग कर जाते थे जैसे सूद पे। तो ये बढ़ते चल गया 10 अरब। तो लुईस 16वां की एक पत्नी भी थी, मेरी अंतुआनेत। और मेरी अंतुआनेत ये कहाँ की? तो फ्रांस की रहने वाली नहीं थी, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ध्यान रखिएगा बाबू, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मतलब है कि खर्चीला। कोई लोग तो मिसेज खर्चीला भी इनको कह दिया। अब आप इतने से समझिए कि इनका 4 से 6 महीना का बच्चा है, और उस बच्चा को देखने के लिए 60 से 65 नौकर रखे हुए हैं। अब बच्चा जिसके गोद में अगर हंस दिया, उसको सोना गहना मैंने जो देना है ABCD दे देना है। अब समझिए कि उस देश पर 10 अरब का लिब्रे कर्ज भी है। आई उतने मैंने इतिहास चल रहा है। अब राजा के मन में सवाल आया कि अब ऐसे नहीं होगा, अब बैठक बुलाइए। तो जब बैठक बुलाइए तो वहां जैसे हमारे भारत में जैसे भारत में आपको क्या तो राज्यसभा लोकसभा है, वैसे वहां पर बैठक के लिए भी 2 बैठक होती थी। जो स्थान था, एक था पार्लमा और एक था सर्वसाधारण के लिए स्टेट जनरल। अब समझिए,
स्टेट जनरल में जब बैठक होती थी तो एमा सर्वसाधारण भी आते थे, इसमें सर्वसाधारण भी रहते थे, इसमें कुलीन वर्ग भी रहते थे, इसमें पादरी भी रहते थे। लेकिन अगर इसमें बैठक होती थी तो एमा कुलीन रहते थे और एमा पादरी रहते थे। अब देखिए, राजा को जब भी टैक्स बढ़ाना रहता था यही लोग से बात करता था, लेकिन टैक्स देता कौन था? तो ई देते थे सर्वसाधारण। अब हुआ कि जब यहां पर बैठक हो रही थी तो राजा बहुत चिंतित है कि जी कर्ज एकदम भाग रहा है, क्या किया जाए। तो क्या किया, तो लोग सलाह दिया कि जी बैठक बुलाइए, इस सबको भी बुलाइए। लगभग उस देश में 170 से 75 वर्ष तक स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई थी। ये तो होते रहती थी, पार्लियामेंट वाला बैठक तो होते रहती थी बाबू, लेकिन जो स्टेट जनरल का बैठक है वो लगभग 175 सालों से नहीं बुलाई गई थी। आई पादरी में जो है, पादरी जो चर्च अलग से टाइल्स नामक टैक्स इसको लगाने का अधिकार था। किस पर? सर्वसाधारण पर। अब देखिए यहीं पर गेम हुआ। अब आप एक चीज हमको बताइए कि इस बैठक जब 170 साल पे होगी तो इसमें से खुश कौन रहेगा? इस बैठक में देखिए सर्वसाधारण को भी आना है, कुलीन को भी आना है और चर्च को भी यानी पादरी को भी आना है। अब आप समझिए कि इसमें खुश कौन रहेगा? अगर मान लीजिए 175 वर्ष पे अगर बैठक हो स्टेट जनरल का, तो खुश कौन रहेगा? मन में सवाल होगा आपके मन में सवाल होगा कि जी सर्वसाधारण, क्योंकि 175 साल से बैठक नहीं हुआ है इसका। लेकिन तीनों खुश था। अब खुश क्यों तीनों था? तो कुछ अधिकार कुलीन से छीन लिया गया था राजा के बहुत पहले। पादरी जो टैक्स लगाता था टाइथ नामक टैक्स, ये भी खुश है कि पावर तनी बैठक में एक दो और टैक्स लगाने का हम लेंगे, ऐसे अभी काम नहीं चल रहा है। ये कह रहा है कि जो हमारा छीने हुए हैं उसको तनी ले लेंगे, वहां बैठक में इसको पारित करवा लेंगे। सर्वसाधारण कह रहा है कि जी कर्जा कितना है? तो जी 10 अरब। 10 अरब ना है, खाली अपने साथ साथ दोनों पर टैक्स लगवा देंगे ना तो 50 अरब हो जाएगा। ऐसे ही टैक्स दिया जाएगा। तो जब ऐसे ही टैक्स दिया जाएगा तो उसके बाद हुआ इस सर्वसाधारण पूरे तैयारी में। अब 175 साल से बैठक उसका नहीं हुआ है तो कम से कम 25 से 30 हजार जितना उसका मजदूर या किसान वर्ग है सबका चिट्ठी लेके गए था, पढ़वाएंगे, राजा को दिखाएंगे कि देखिए क्या क्या समस्याएं हैं। ये दोनों पर तो लगवाएंगे टैक्स, खाली हम ही नहीं, ये दोनों पर। अब हुआ कि वहां जब बैठक हुआ तो वहां कहा जाता था कि सर्वसाधारण वर्ग से आपको लोग पहुंचेंगे, तो बैठक में पहुंचते थे सर्वसाधारण से 600 लोग। अब ध्यान देखिएगा, इसी से आगे क्लास लेना था। और कुलीन से 300 लोग और पादरी से 300 लोग। अब देखिए, अब ये तो पहुंच गए लोग, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा समझिएगा। लोग बोला कि जी वोटिंग होगा, राजा बोले कि जी अपना अपना बात रखिए आप लोग, तो ये सब लोग अपना अपना बात रखा। लेकिन जो सर्वसाधारण लोग थे या कुलीन लोग, तो ये लोग बोले कि जी वोटिंग होगा। तो वोटिंग लोग बोले कि स्टेट वाइज होगा। तो स्टेट वाइज अगर होगा तो एक वोट ही करेंगे, एक वोट ही करेंगे और एक वोट ही करेंगे, और जिसका बहुमत होगा वो निकल जाएगा, पारित हो जाएगा। यही गलती थी। हुआ कि अब ये लोग चिल्ला रहा है, जबकि जनसंख्या देखिए ये लोग से डबल जनसंख्या है सर्वसाधारण का। लेकिन अगर एक वोट लोग देगा तो ये 300 दोनों मिलके अगर वोट दे देगा तो ये दोनों राजा का सहमति बता दे देता था कि चलिए जो कह रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं। तो ये चिल्लाते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था, ये बात समझ रहा था। यहीं पर एक सिद्धांत जो हम आपको पिछले क्लास में भी बताए हुए थे, एक व्यक्ति का नाम रूसो, जो कॉमनवेल्थ का सिद्धांत था।
कई लोग तो ये भी कहता है कि अगर रूसों का जन्म नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता। समझिए ये हल्का आदमी ना है। अगर इसका जन्म नहीं होता तो यही कहता है कि मानव सिर्फ स्वतंत्र जन्म लेता है, जन्म के बाद कई जंजीरों से जकड़ जाता है, रूसों का स्टेटमेंट। तो जब ये कॉमनवेल्थ का सिद्धांत दिया तो ये लोग बोला कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति वोट करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति वोट करेंगे। तो जब प्रत्येक व्यक्ति, तो ये जानता था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति वोट करेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। क्यों? यहां भी 300 लोग, यहां भी 600 लोग अगर एक साथ वोट करेंगे। लेकिन ये जानता था कि ये 300 में, ये 300 में 4 को इधर फोड़ ले हैं हम, 4 को इधर हमारा समर्थन कर रहा है, ये को पलटा तो हम जीत जाएंगे, हमारा पास हो जाएगा बहुमत। ये बात सब जानता था। तो लोग बोला कि नहीं नहीं, आप लोग वैसे नहीं होगा, स्टेट वाइज ही वोटिंग होगा। और ये जो सर्वसाधारण वर्ग था यहीं पर इसका मैंने बहिष्कार कर दिया। और ये लोग वहीं पर बाहर में, आज भी जाइएगा तो एक मैदान है, उस मैदान का नाम है टेनिस ओपन। टेनिस मैदान है और इसी मैदान में, जिसको फ्रेंच ओपन भी कहा गया, इसी मैदान में लोग बोला कि नहीं, अब हम लोग का स्टेट जनरल होगा यहाँ, अब इसी बैठक करेंगे हम लोग। लेकिन यहां समझिएगा, यहां पर 2 व्यक्तियों का इन लोग को साथ मिला, मिराबियों का और आवेसियों का। और सोच के आपको गहरा आश्चर्य होगा कि दोनों आदमी थे कुलीन वर्ग से, कुलीन यानी सामंत से। अब क्यों कह रहा था एक प्रत्येक आदमी वोटिंग करेंगे, अब तो बात समझ में आ गई होगी। ये सब लोग समर्थन दे रहा था उसको। तो ये लोग बोला कि नहीं, अब हम लोग का संविधान सभा यही टेनिस मैदान में होगा, संविधान सभा इसी टेनिस मैदान में हम लोग का होगा। और यहीं पर तो मिराबियो और आवेसियो, ये लोग बोला कि जी हम लोग आएंगे, और एक डेट निर्धारित किए और इस डेट को बोले कि सब लोग आइए और यहीं पर हम लोग फैसला करेंगे। जो 600 लोग अंदर में जो गए थे, वो लोग अंदर में, जैसे ही जाना पूरा फ्रांस का जो गरीब माने जितना किसान सर्वसाधारण वर्ग लोग, कि वहां पर ऐसा ऐसा अंदर में बात हुआ था, हमारे लोगों का बात नहीं सुना गया। तब प्रत्येक व्यक्ति काम धंधा छोड़ के एकदम टेनिस मैदान पर इतना भीड़ लग गया कि बाहर आदमी सब खड़ा है, अंदर में ही 600 आदमी भाषण दे रहा है। समझिएगा, अंदर कोई मैच नहीं हो रहा है, अंदर में ही भाषण दे रहे हैं। यहीं से ही बोले, एक डेट दिए कि जी सरकार को यानी राजा को, कि एक बास्तिल का किला जो है, इस किला को बोले कि बास्तिल का जेल था, सर राजा को बोले कि अगर है तो बचा लीजिए बास्तिल के जेल को। सीधा एकदम चैलेंज दे दिया लोग। क्यों? तो ये बास्तिल का जेल ये राजा के निरंकुशता का प्रतीक था। इस जेल में बहुत ज्यादा लोग बंद भी नहीं थे, 5-7 लोग खाली बंद थे, लेकिन ये प्रतीक थे राजा के निरंकुशता का। जिसको ज्यादा सजा देना रहता था, राजा यही भेजते थे बास्तिल के किला यानी बास्तिल के जेल। तो जब ये सब घटनाएं हुई तो ये 14 जुलाई को यहां लोग बास्तिल का किला को लोग मैंने पतन कर दिया। यानी राजा भी, अब राजा सुन लिया कि लोग ऐसे अल्टीमेटम दे दिए, तो राजा भी तो अपना पूरा ताकत लगा देगा रोकने के लिए। तो पूरा सेना राजा का भी, ई लोग भी फार्म धर लिया। कुछ इधर से भी लोग मरा, कुछ उधर से भी लोग मरा। और जब मरने के बाद तब हुआ अंततः ही लोग बास्तिल के पतन कहिए दिया, किला को तोड़ दिया। उसके बाद इसी को ये लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी लोग मनाता है। इसी को लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी लोग मनाता है। तो एक बात हमको बताइए कि स्वतंत्रता अगर मनाता है तो क्या फ्रांस किसी का गुलाम है? जैसे भारत पर इंग्लैंड का अधिकार है, वैसे क्या फ्रांस पे किसी देश का अधिकार था? फिर स्वतंत्रता दिवस, यही ध्यान रखना है
कि वो लोग राजा के निरंकुशता का प्रतीक जो बास्तिल का किला था उसके पतन के उपलक्ष्य में बोले कि जी स्वतंत्रता। जब यहां तक अगर आप समझ रहे हैं तो यहीं के बाद अगर आपको बताएं हम थोड़ा सा और आगे लेके चले तो ये जो बास्तिल का किला जो प्रतीक था, इसके बाद जब बास्तिल, तो देखिए अब यहां से 2-3 आदमी, देखिए मध्यम वर्गीय कभी नहीं चाहता है कि गरीब आदमी राजा बने। मध्यम वर्गीय लोग ये बात कभी नहीं चाहता है कि गरीब राजा बने। अब इसी से आप एक पंक्ति से समझिए कि ये देखिए ये है उच्च वर्ग, ये है मान लीजिए कि निम्न वर्ग, ये बीच में है मध्य वर्ग। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये हो गया उच्च, ये हो गया निम्न, और ये हो गया मध्य वर्ग। अब जब ये हो गया तो अब समझिए कि उच्च वर्ग में समान फिक्स है। जो भी उच्च वर्ग में है इनका फिक्स है कि साबुन पियर्स लगाएंगे तो पियर्स से लगाएंगे। गरीब जो है, निम्न वर्ग हैं, इनका भी फिक्स है आइटम, जैसे लगाएंगे लाइव बॉय तो लाइव बॉय पर रहेंगे ही। लेकिन मध्य वर्ग है तो मध्य वर्ग का पूरा ये डिपेंड करेगा कि आर्थिक स्थिति उस समय क्या है। अगर इनके पास थोड़ा सा पैसा बढ़ा, तुरंत कहेंगे कि तनी पियर्सवा लाइएगा तो दुकान पर जाएंगे तो तनी घींचे कैसा लग रहा है। पैसा एकदम ना रहा, आइए ना तनी लक्सो यार लाइव बोइयो तनी टेस्ट कर लेते हैं हम कि कैसा लग रहा है। मतलब एक तरह से ये पेंडुलम वर्ग है, मतलब दोनों तरफ इनका झुकाव है। तो जब दोनों तरफ झुकाव, तो ये मध्य वर्ग कभी नहीं चाहेगा कि ई राजा बने। ये कहता था कि हम राजा बनेंगे, कहता था कि राजा बनेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि निम्न वर्ग भी कभी राजा बनेगा कि नहीं? तब बनेगा। इसका प्रतीक देगा, प्रमाण देगा रूस की क्रांति, कि निम्न वर्ग कैसे राजा बनेगा, जब हम लोग रूस की क्रांति को पढ़ेंगे। अब जब यहां तक समझ गए आप लोग, तो मध्य वर्ग बोला कि पैसा कब वो देखे हो, और हम लोग तो कभी कभी बीच में देखे भी हैं पैसा को। तो अब देखिए हुआ क्या, इसी पर 2 लाइन समझ लीजिए। एक महिला है और उस महिला का लॉटरी पड़ गया, लॉटरी 1 करोड़ का लॉटरी लग गया उसका। लेकिन लॉटरी देने वाला को पता था कि अगर एक बार में उस महिला को अगर हम कहते हैं कि तुम्हारा लॉटरी लगा हुआ है तो उसका हार्ट अटैक भी कर सकता है। तो वो अपने कर्मचारी को बुलाया, जो कर्मचारी भी निम्न वर्ग, तो कर्मचारी को बोला कि सुनो जाओ, और महिला को धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करना। एक बार में बताओगे तो वो उसका हार्ट अटैक भी कर सकता है, इसीलिए उसको धीरे धीरे बताना। बोला कि जी ठीक है। गया, बोला कि देखिए आपका 12 लाख का लॉटरी पड़ा है। तो बोली कि 12 लाख, तो ठीक है 10 लाख हमारा, 2 लाख है आपका। वो बोला कि अगर 20 लाख रहेगा तब 20 लाख, तो 15 लाख हमारा, 5 लाख है आपका। अब 50 लाख रहेगा तो 50 लाख, तो 25 लाख हमारा, 25 लाख है आपका। सुनाने वाला बोला कि जी 70 रहेगा तब, तो 50 के आपको 20 लाख देंगे। अब बोला कि जी अगर 1 करोड़ रहेगा तब, तो महिला बोली कि 1 करोड़ों आपका, हमारा नाम हो जाएगा ना। इतना बात महिला को बोलना, इसलिए उसको तो पता था कि लॉटरी इसका लग गया है, इतना बात बोलना, उसके बाद वो आदमी का खुद सुनाने वाला का ही हार्ट अटैक कर गया, सुनाने वाला का ही हार्ट अटैक कर गया। तो अब बात समझिए, यही से तो मध्य वर्गीय, तो मध्य वर्ग ये लोग राजा। तो जब बास्तिल का ये लोग जेल को तोड़ा, तो अब ये लोग राजा के पास पहुंच गया। देखिए यही टेनिस मैदान में ये लोग पहुंचा, यहीं पर संविधान सभा, टेनिस मैदान को ही लोग बोल दिया कि यही संविधान सभा है, यही हमारा स्टेट जनरल है। जब यही हमारा स्टेट जनरल है तो लोग 20 जून 1789 को संविधान सभा लोग बोला कि हमारा ये संविधान सभा है, जिसका नेतृत्व मिराबेओ और आबेसियो इन्होंने ही किया, जो कुलीन वर्ग से संबंधित रखते थे। और यही देखिए 14 जुलाई को हम बताएं क्या, तो बास्तिल का किला, बास्तिल का पतन लोग हुआ और यहीं से स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। अब यहां से ये लोग गया, लोग बोला, अब राजा को जो लोग बोले, राजा भी अब, राजा तो अब हारिए गया है, अब राजा को आप जो बोलिएगा वो एकदम तैयार है।
तो राजा बोला कि क्या कह रहे हैं, तो आइए आइए। तब फिर ये जब जुलाई है तो अगस्त 1789 में नेशनल असेंबली में बुलाया गया। राजा को बोला गया कि देखिए आपसे कोई हमको दिक्कत नहीं है, आप ही रहिए। तो समझिए कि अब इस क्रांति में क्या लुईस 16वां को मारा गया है, तो नहीं, राजा वही कंटिन्यू है। बोला गया कि आप रहिए राजा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों की बातें सुनिए और हम लोग जैसे कह रहे हैं वैसे आप चलिए। तो ये बोले कि ठीक है, अब जैसा आप लोग, अब तहारा है ये है, जो कहिएगा वो सब मानने के लिए तैयार है। तो ये बोला गया कि जी समानता, अब सब लोग समान है। और धार्मिक कर जो लग रहा है, जैसे जो टाइल नामक टैक्स जो लगा रहा है लोग, जो पादरी लगा रहा है, वो टैक्स नहीं लगेगा। अब टैक्स उसको नहीं देना है। सिर्फ इतने नहीं, कुछ दिन के बाद नवंबर में लोग बोला कि चर्च का भी संपत्ति सब समाप्त होगा, और यहीं पर देखेंगे हम लोग कि रॉब्सपियर जो है यहीं पर कहेगा सब ऑफिस खोल लेगा अपना। बात ध्यान रखिएगा। तो जब इसको देखने के बाद आप लोग को, तो देखिए नागरिक भी कई तरह के हुए हैं। जैसे सब घटना के बाद अब मध्यवर्गीय वर्ग कहाँ दिमाग लगाया है, देखिए जैसे नागरिक हो गए वहां के, तो नागरिक को ही दो भाग में बांटा। नागरिक को दो भागों में बांटा। एक बोला कि एक निष्क्रिय लोग हैं, और एक बोला कि सक्रिय लोग हैं। तो सक्रिय और निष्क्रिय का मतलब क्या? तो वोट वोट होगा, लेकिन वोट कौन देगा, यही दिमाग लगाया कि जिसका 25 वर्ष न्यूनतम उम्र हो, यहां से वोट देगा। 25 वर्ष से कम वाला नहीं, 25 वर्ष से ये मिनिमम उसका आया कि यही लोग वोट देगा। लेकिन महिलाएं नहीं देंगी वोट, महिलाएं वोट नहीं देंगी। वही आदमी वोट देगा 25 साल के साथ साथ जो कम से कम 3 दिन तक इनकम टैक्स दिया हो। 3 दिन का कम से कम इनकम टैक्स दिया हो वही। तब बताइए कि जो मजदूर, तिहाड़ी मजदूर, वो लोग टैक्स के लिए जाएगा? नहीं। लेकिन कुछ लोग इसमें भी थे जो जीत के आए। ठीक, तो जब जीत के आए, देखिए कहाँ दिमाग लगाया। तब यहीं के दिमाग के बाद अब देखिएगा, अब धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, लेकिन चल रहा है और यहीं से फिर मध्य वर्ग, ये जो मध्य वर्ग है, उसके बाद आपको जैकोबियन दल हो गया, या रॉब्सपियर देखिए जैकोबियन हो गया, एक जीरनदस्तो हो गया। ये जैकोबियन और जीरनदस्तो दोनों पार्टी था सर्वसाधारण यानी निम्न वर्ग का। तो अब देखिए यहां से, तो इसका जो अध्यक्ष थे, इसका माने हेड थे, ये हेड थे ब्रिसो, इसका हेड थे रॉब्सपियर। ब्रिसो और रॉब्सपियर। तो ब्रिसो और रॉब्सपियर ये दोनों लोग बोला कि नहीं, ये दोनों का विचार एक के मिल रहा है। एक के जब है तो अब आपको यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री का एक सवाल आएगा कि मैसूर के राजा टीपू सुल्तान जो सदस्यता लिए थे, यही जैकोबियन दल। अब आएगा कि जैकोबियन दल का नागरिकता भारत में, तो पहले तो समझेगा लोग कि जैकोबियन किसी का नाम है, लेकिन जैकोबियन किसी का नाम नहीं है। तो जैकोबियन टीपू सुल्तान इसका लिए थे शपथ, और टीपू सुल्तान शपथ माने इसका नागरिकता लिए थे और स्वतंत्रता का वृक्षारोपण भी किए थे अपने मैसूर के क्षेत्र में। अब समझिए कि इतना ही से कि रॉब्सपियर में धीरे धीरे कोई, इसमें एक दो लोग और था, इसका दांते और हर्बर्ट, ये इसके सहायक थे, मतलब साथ में रहते थे। तो लोग बोला कि चलिए अब ठीक है, अब राजा जब कुछ सब कुछ कर रहा है, समानता हो ही गया, तो अब क्या किया जाए। अब चलिए, अब मैंने देखा जाएगा आगे। अब फ्रांस की समानता हो गया, अब देश की बातें हम लोग करेंगे। तो रॉब्सपियर समझ गया कि दिमाग लगा रहा है, और इसने ब्रिसो को ही मरवा दिया। इसका एकदम आतंक चलने लगा है। अब समझिएगा यहाँ थोड़ा सा खाली।
उसके बाद रॉबस्पियर में जब ये लोग दांते और हर्बर्ट लोग था, ये लोग बोला कि हुजूर हमको भी साथ में, अब जो लोग साथ में हैं ये आगे चल रहे हैं तो ये लोग भी कहेगा ना कि जी हमको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। धीरे धीरे इनको भी मार दिया और इनको भी मार दिया, दाते और हर्बर्ट को भी मार दिया। जब मार दिया इसके बाद आइए देखिए यहीं पर देखिए चर्च की जब संपत्ति खत्म हो गया, अब आइए तो यही देखिए सक्रिय नागरिक थे और निष्क्रिय थे। सक्रिय और निष्क्रिय 25 वर्ष के ही वोट देंगे, कम से कम 3 दिन तक शेष दिए हों। मध्य वर्ग और रेडिकल वर्ग, रेडिकल वर्ग में जीरनदस्तो दल था और जैकोबियन दल था। जैकोबियन के थे रॉबस्पियर और इनके थे ब्रिसो। अब समझिए कि अब हुआ क्या कि राजा लुईस 16वां भी समझ रहे थे कि साइन करवा रहा है ये सब कुछ करवा सकता है, तो एक बार इस सबसे लड़ लिया जाए बढ़िया से। तो इनका ससुराल कहाँ था? तो ऑस्ट्रिया। अरे हम बताएं ना, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतुआनेत। तो ऑस्ट्रिया की जब राजकुमारी मेरी अंतुआनेत, तो ये ससुराल है, तो लड़ लिया जाए। तो ये ऑस्ट्रिया को भी चिट्ठी लिखे और प्रसा को भी कि देखिए कुछ सेना भेजिए, और थोड़ा सा ये लोग ज्यादा मैंने अथी किया है अब एकदम। तो लोग बोला कि ठीक है, लेकिन वो बोला कौन? तो ये जैकोबियन जीरनदस्तो कि आइए संविधान सभा असेंबली में कुछ मीटिंग है, और मीटिंग में आए। देखिए ये सेना मांग रहे हैं लड़ने के लिए, उल्टा आया आए जैसे ही वैसे ही पता चला कि देखिए ऑस्ट्रिया और प्रसा हम लोगों पर हमला के तैयारी में है, इसलिए कि मजबूत देश था, इसीलिए उनसे पहले हम ही लोग युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। अब देखिए ये बेचारे खुद मांगे हैं सहायता, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि जी युद्ध का घोषणा करवा दिया लोग। अब फ्रांस का जितना भी लोग है वो मार्सिले गाते हुए जा रहा है। मार्सिले वहां का राष्ट्रगान है बाबू, मार्सिले राष्ट्रगान है। और क्वेश्चन आएगा कि मार्सिले किसने मैंने लिखा है? तो रॉजेट दी लाइव, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए जब ये हो गया तो अब बोला गया कि नहीं, उधर तो युद्ध चलिए रहा है। 10 नवंबर को 1992 को राजा लुईस 16वां को ही बंदी बना लिया। राजा को ही बंदी बना लिया। अब राजा जब बंदी बन गए, अब युद्ध चल रहा है, बात तो समझ में आ रहा है ना। तो राजे को जब बंदी बना लिया गया, तो अब देखिए जब धीरे धीरे सब चल रहा था, तो जो निर्वाचित क्षेत्र जो असेंबली था, इसका नाम बदल दिया गया। निर्वाचन जो जहां वोट होता था, बोला कि असेंबली का नाम क्या रहेगा? तो कन्वेंशन। इसका नाम कन्वेंशन रहेगा, आज सिर्फ नाम ही नहीं रहेगा। अब यहां पर घोषणा हुआ कि देखिए 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष के लोग वोट देगा और सब वोट करेगा, सबको वोट का अधिकार मिला। उसके बाद रॉबस्पियर बोला, रॉबस्पियर कि सब ठीक है, लेकिन ये जो राजा हैं इनको 21 सितंबर 1792 10 को तो ये बंदे किया है, 21 को ये बोला कि कुछ नहीं, मैंने पेरिस में ही प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में इनको गिलोटीन चढ़वा दिया, यानी मार दिया। गिलोटीन वहां एक सवाल होगा, तो गिलोटीन मतलब फ्रांस में उस समय थी कि दोनों हाथ को पीछे बांध के ई हथियार के बीच में ले जाके ऊपर से बड़ा हथियार से ये मूड़ी काट दिया जाता था। मतलब ई पर्सन आगे और बाकी पीछे, यही धड़ कलम करके यही गिलोटीन की प्रक्रिया थी। इसी गिलोटीन फिर रॉबस्पियर को भी चढ़ाया जाएगा। अब यहां से जब हुआ तो इनको गिलोटीन चढ़ा दिया। उसके बाद बोला कि अब मेरी अंतुआनेत कहाँ है, तो इनको भी मारा। उसके बाद बोला यही 21 सितंबर 1792 को कि राजतंत्र खत्म, गणतंत्र अब हो गया। बात ध्यान दीजिएगा, राजतंत्र खत्म, अब यहां से गणतंत्र हो गया। तो सवाल है कि रॉबस्पियर का जब आतंक मचा, तो इसी रॉबस्पियर के बाद नेपोलियन आएंगे
अब नेपोलियन के बारे में अगर थोड़ा सा समझना चाहें आप लोग तो देखिए, जबकि नेपोलियन को तो हम कल पढ़ाएंगे। देखिए नेपोलियन को, जैसे नेपोलियन आया तो जो समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, ये तीनों शब्द दिया नेपोलियन बोनापार्ट। समझिएगा आप ध्यान से, नेपोलियन ये मध्य वर्ग काल है। नेपोलियन बोला कि देखिए हम लोग एक देश के सभी लोग भाई हैं, हम लोग सब लोग समान हैं और बंधु हैं, यहीं से समानता की। अब आप समझिए कि भारत जब का पर कब्जा जब इंग्लैंड का हुआ तो क्या हम लोग के अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना जागृत थी? ये राष्ट्रवाद, अब इंग्रेज जैसे आया बंगाल जीत रहा है तो बगल का लोग खुश हो रहा है, बगल जी में जीत रहा है तो फिर ऊपर के लोग खुश हो रहा है, मैसूर जीत रहा है तो फिर उधर खुश हो रहा है लोग कि ना ना ठीक किए, बड़ा बदमाशी कर रहा था। जब सब जीत गया उसके बाद अब अंग्रेज पूछा भारत से कि जी खाली कर दे, केहर से पूरा से खाली करिए। क्यों? तो यही राष्ट्र स्वतंत्रता यानी राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर, सबके अंदर, हमारे अंदर आ गई। अब समझिए कि अगर अब न्यूज आता है कि जी कश्मीर में 10 मरे, मरल कश्मीर में है, को याद नहीं है, लेकिन यही राष्ट्रवाद की भावना है जी कश्मीर तो भारत में बड़ा गलती हो गया, कैसे ही हो गया। उसके बाद आ रहा है कि जी हमास में 250 मरे हैं, क्या कोई फर्क तो नहीं, सॉफ्टवेयर बस इतने दूर तक चल रहा है, इसके बाहर नॉट रीचेबल चल जाएगा। तो जब ये होने के बाद यही राष्ट्रवाद की भावना, तो अब बगल का लोग भी कह रहा है किसको? नेपोलियन को कि जी हमारे पास भी आइए ना। ऐसे करते करते धीरे धीरे नेपोलियन को मने देखते देखते आधा यूरोपे लपेट लेता है। तो नेपोलियन के ही सेक्शन से हम लोग अगला दिन देखेंगे कि आगे कल अगला क्लास में फ्रांसीसी क्रांति खत्म करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति एक दिन का ही है, 1 घंटा का, लेकिन वही है कि खाली पीडीएफ लगा दीजिए, एक एक क्वेश्चन रखा दीजिए, खत्म। तो वैसे नहीं, फ्रांसीसी क्रांति को आपके मन में पूरी तरह एकदम प्रदर्शित होना चाहिए इस क्रांति के बारे में, कि इस क्रांति में, इसलिए कि इस क्रांति से इतना ही समझिए कि 9th क्लास के एनसीईआरटी में पहला ही चैप्टर है, और 10th क्लास में भी फर्स्ट पेज पर ही फ्रांसीसी क्रांति है। अब इसका इंपोर्टेंस समझिए कि जब एनसीईआरटी में पहले चैप्टर दे हैं, 9th में भी या 10th में भी, इसलिए हम इसमें समय खींच रहे हैं। तो ये आधा घंटा का भी टॉपिक नहीं है, लेकिन वही है कि ऊपर ऊपर सब खत्म हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। रीजन तो वही चीज है कि हम सोच रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन छूटे नहीं, आपका एकदम विस्तार हो जाए, विकास हो जाए, इसलिए कि इसमें ही समय दे रहे हैं। फिर रूसी क्रांति में समय नहीं देंगे, अमेरिकी क्रांति में समय नहीं देंगे, फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि बेस बना रहे हैं हम, ताकि इंटरेस्ट जगा ले पहले आपका। सिलेबस कोई खत्म करने में कोई दिक्कत है? खाली आपको पहले बेस बना लेते हैं। और आप पढ़िए ईमानदारी से, रिजल्ट तो आपकी सुनिश्चित है। जो ईमानदारी से आए, दुनिया उसी को शिक्षित मानती है जिसका सरकारी नौकरी है। आज के समय में कटु सत्य है एकदम, समझ गए ना? इसीलिए जब तक आपका न हो लगा रहिए। वही चीज है कि आधी उम्र गुजार दिया तुझ पे, आधी उम्र गुजार दिया तुझ पे, अब तो हक बनता है कि अपना बना ले मुझे। आधी उम्र गुजार दिया तुझ पे, अब तो हक बनता है कि अपना बना ले मुझे। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, समझ गए? तो इसीलिए आपको हौसला नहीं हारना है, और आप निरंतर प्रयास करते रहिए, और सफलता एक न एक दिन मिल जाएगी। और समझिए कि नौकरी ही मिल जाए यही बेहतर है आज के दौर में। जिसका नौकरी, लाख मेहनत करिए, दिन भर पटना में पढ़ते रहिए कि कहीं भी पढ़ते रहिए, लेकिन रिजल्ट सक्सेस नहीं है तो लोग आपको असफल ही मानेगा, सफल नहीं मानेगा। इसीलिए इस सफलता पाने के लिए और आपको लगे रहना है, और इसीलिए आपको मेहनत करना है। उसको हम कल खत्म करेंगे फ्रांसीसी क्रांति को, इसके बाद हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है, धन्यवाद।